Hello dear students and all the viewers, welcome to our YouTube channel। 9th क्लास बायो का पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। आपने पहले लेक्चर में मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद बताया था कि साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, जिसमें एक ब्रांच बायो है, इसके अलावा फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और भी कई सारी ब्रांचेज़ हैं। अच्छा, अब अगर ये सारी की सारी साइंस की ब्रांचेस हैं, इसका मतलब इन ब्रांचेस का आपस में भी कोई ना कोई कनेक्शन है। आज हम उसी कनेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि किस पॉइंट पर दो ब्रांचेस आपस में मिलती हैं और वहाँ से एक नई ब्रांच निकलती है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? केमिस्ट्री में आप एटम्स के बारे में पढ़ते हो, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो, उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके कोई नया मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो अब केमिकल रिएक्शंस क्या सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म जो हमारे जिस्म में हो रहे हैं, जब हम इसकी स्टडी करेंगे, इन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, तो वो किस ब्रांच में लाई करेगा? बायोकेमिस्ट्री में। मतलब आप केमिस्ट्री की प्रिंसिपल्स को बायोलॉजी में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ग्लूकोज को आपने बनाना है, किस चीज़ से बनाना है? वाटर से और साथ CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ये प्रोसेस किस में होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में भी, इसके अलावा एल्गी में भी है, एल्गी में भी और साइनोबैक्टीरिया वगैरह में भी ये प्रोसेस होता है। जिन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट हो ना, उसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अच्छा, रिस्पायरेशन अकर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हो, उनमें ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या है? आपकी ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज जो इधर बना था, यही चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और फिर से क्या बना देगी? CO2 प्लस H2O। मतलब ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो अब आपने देखा कि ये जो रिएक्शंस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में। ठीक हो गया जी। अगली ब्रांच है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स। फिजिक्स में आपने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं। आपने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। इसके अलावा आपने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा है। इसके अलावा लॉ ऑफ एनर्जीज हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत सारे लॉज हैं। तो अब ये सारे के सारे लॉज सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो नहीं है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है और एकदम ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो आप क्या करते हो? आगे की तरफ आपको धक्का लगता है। वो क्यों लगता है? उसके लिए फिर आप लॉ ऑफ इनर्शिया समझोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जितने भी फिजिक्स के लॉज है वो हम पर भी अप्लाई हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर अप्लाइड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस चीज़ को हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है लिवर की। लिवर, LEVER। एक लिवर होता है
LIVER, लिवर, जिसका मतलब जिगर है, मतलब जो कलेजी आप खाते हो उसको लिवर कहते हैं। लेकिन ये लिवर फिजिक्स वाला है, LEVER। इस लिवर का मतलब है हर वो चीज़ जो कि आप वज़न को उठाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, मतलब आपने कोई मशीन बनाई या कोई भी चीज़ जिसको आप वज़न को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, उसको फिज़िक्स में लिवर कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस मार्कर को उठा रहा हूँ ऐसे, तो अब मेरा हाथ क्या है, लिवर है। अच्छा, तो अब लिवर के आगे फिर 3 कंपोनेंट्स होते हैं हर लिवर के पास, 3 कंपोनेंट्स, मतलब उसके 3 हिस्से होते हैं। अब आप इधर देखो, मैं इस लोड को उठा रहा हूँ, ठीक है। जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है उस पॉइंट को कहते हैं फेल्क्रम। क्या कहते हैं, फेल्क्रम कहते हैं। मतलब अब इधर से ये मेरा हाथ रोटेट हो रहा है ना, इसको कहते हैं फेल्क्रम, ठीक है। अच्छा, जिस वजन को आप उठा रहे हो उसको कहते हैं लोड। ये मार्कर अभी क्या है मेरे, लोड है। अच्छा, ये फेल्क्रम हो गया, ये लोड हो गया, और एक है जिस ताकत से आप उस लोड को उठा रहे हो उसको कहते हैं एफर्ट। तो अब इधर एफर्ट कौन कर रहा है, ये जो मेरे बाइसेप्स मसल्स हैं ना, ये इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये हाथ मेरे ऊपर जा रहे हैं और लोड भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फेल्क्रम है, ये इधर से एफर्ट हो रही है बाइसेप्स मसल के जरिए, और ये क्या है, लोड है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी फेल्क्रम, एफर्ट और लोड 3 कंपोनेंट्स हो गए। इसी की बुनियाद पर हमने लिवर के टाइप्स बनाई हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर। समझ आ गई। अच्छा, फर्स्ट क्लास लिवर में क्या होता है कि आपका फेल्क्रम दरमियान में है, एफर्ट और लोड ये दोनों साइड्स पे हैं, ये फर्स्ट क्लास लिवर है। इसका मतलब हमारा हाथ किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास लिवर पे, लिवर का फर्स्ट क्लास लिवर वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो अब ये देखें, फिजिक्स का प्रिंसिपल हमारे जिस्म पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इसी चीज़ को हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर सेकंड क्लास लिवर में आप जाओ तो फिर एफर्ट दरमियान में होगा और फेल्क्रम और लोड क्या होगा, साइड पे होगा। इसी तरह थर्ड में लोड दरमियान में होगा और फेल्क्रम और एफर्ट वो साइड पे हो जाएंगे। समझ आ गई। तो वैसे ये जनरल सी बात है, लेकिन कोशिश की मैंने जो आपको समझा दूँ। आगे देखो जी, अगली ब्रांच है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल का वर्ड निकला है कंप्यूटर से। आपको पता है मॉडर्न दौर में अब ऐसी कोई भी फील्ड नहीं रही ज़िंदगी की जिसमें अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो रहा हो, ठीक है। कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़िंदगी की हर फील्ड में हो रहा है, तो फिर बायो पीछे क्यों रहे, बायो में भी होगा, जाहिर है। अब कंप्यूटर के अंदर आपने मैथमेटिकल्स मॉडल्स और एल्गोरिथम्स, जो आपने लॉग्स और एंटी लॉग्स, ये सब आप मैथ में पढ़ते हो ना, अलजेब्रा पढ़ते हो, लॉग्स, एंटी लॉग, एल्गोरिथम, ये सारा कुछ जो आप मैथ में पढ़ते हो वो हमारे, आप सोचते भी होगे जहन में कि ये हमारे आम जिंदगी में तो काम नहीं आता। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन वो तो चलो ठीक है आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो बाकी थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें आप मैथ में पढ़ते हो वो सब कहाँ इस्तेमाल होती है, तो वो इन्हीं कंप्यूटर्स के अंदर आपने इंस्टॉल की होती हैं। और कंप्यूटर जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो इन ही लॉग्स के ज़रिए और ये एल्गोरिथम्स के ज़रिए ही अपना काम सर अंजाम देता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करोगे और अपने जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की, उन बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल भी है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब ये कि ये बहुत बड़ा मोलिक्यूल है, इसमें हज़ारों अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलकर ये प्रोटीन बनती है, ठीक है। अच्छा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए ना इन अमाइनो एसिड्स की एक ख़ास तरतीब होती है हर प्रोटीन के अंदर। मिसाल के तौर पर आप इंसुलिन की बात करते हो तो इंसुलिन में अमाइनो एसिड्स किसी और तरह से अरेंज होंगे, हीमोग्लोबिन में किसी और तरह से अरेंज होंगे, केराटिन में केराटिन जो कि आपके नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है प्रोटीन, उसमें ये अमाइनो एसिड्स किसी और तरह से अरेंज होंगे, ठीक है। तो इन सब अरेंजमेंट्स को मालूम करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कंप्यूटर से आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके आप अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को मालूम करते हो। तो ये हमारे लिए बायोलॉजी का इल्म को हासिल करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसी तरह आप अगर अस्पतालों में जाओ तो वहाँ पर
आपने देखा हो कि जी कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट के लिए जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने देखा होगा टीवी पे भी, जिसके अंदर आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझते हो, उसकी एनालाइज करते हो कि हार्ट अपना दिल की जो धड़कन है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। इसी तरह आप अगर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। इसी तरह MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और भी बहुत सारी मशीन्स हैं। तो ये सारी की सारी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की वजह से, ठीक है, जिन्होंने हमारे बायो के काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिए। अगली ब्रांच बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स से पहले आप स्टैटिस्टिक्स को समझ लो। जिस तरह से आप सब्जेक्ट सभी पढ़ते आ रहे हो ना, मैथ को एक अलग एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बायो को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, इसी तरह ये स्टैटिस्टिक्स भी एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये मैट्रिक लेवल पे इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ये मैथ से काफ़ी मुशाबियत खाता है, मैथ की तरह कई सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सा अलग है, उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है उससे, क्योंकि मैथ में आप थोड़ी सिंपल चीज़ें पढ़ते हो, इसमें आप कम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जाते हो कि आपके पास कोई डेटा है बहुत ज़्यादा, अब उस डेटा को आप एक ऑर्गेनाइज वे में किस तरह प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, ग्राफ्स कैसे बनाओगे उसके, ठीक है, कोई सर्कुलर ग्राफ होते हैं, कुछ इस तरह के लाइंस वगैरह लगी होती हैं। तो ये सारे जो आप ग्राफ बनाते हो ना, ये कैसे बनाते हो, ये आप स्टैटिस्टिक्स के रूल्स के ज़रिए, स्टैटिस्टिक्स में मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, इसी तरह रेशो, प्रोपोर्शन। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब स्टैटिस्टिक्स के जितने भी रूल्स हैं, इसको आप बायो में पढ़ते हो। बायो में क्यों पढ़ते हो? जब आप MPhil और PhD लेवल पे जाते हो, वहाँ आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हो, उसके नतीजे में आपके पास कोई डेटा आता है। अब उस डेटा को आप कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए आपको फिर स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आबादी कितनी है जी, अब हुकूमती सतह पर यह काम हो रहा है कि पाकिस्तान की आबादी काउंट करनी है, तो पता चला कि 25 करोड़ आबादी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस 25 करोड़ में इनका लिटरेसी लेवल क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अब ये एक अलग डेटा आ जाएगा। उसके बाद आप देखते हो जी कि 25 करोड़ में नौजवान कितने हैं, इनमें बच्चे कितने हैं, इनमें ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, इसी तरह बूढ़े कितने हैं। तो ये सारा कुछ जो डेटा आया है, इसको फिर आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ्स की शक्ल में, मुख्तलिफ ग्राफ्स की शक्ल में। तो ये सारा काम कैसे होता है? स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए होता है। अगली ब्रांच है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? जियोग्राफी में आप ज़मीन के बारे में पढ़ते हो, ज़मीन किस तरह बनी है, ज़मीन की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बारे में, ज़मीन से मुतल्लिक़ जितनी भी स्टडी है, ये सब आप जियोग्राफी में करते हो। अब बायोजियोग्राफी में आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग organisms in different geographical regions या different parts of the world डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ कि आप जानदारों को वो जिस माहौल के, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के लिहाज से आप जानदारों की तकसीम करते हो। मिसाल के तौर पर रेगिस्तान में किस किस्म के जानदार रहते हैं, ठीक है, जंगलात में किस किस्म के रहते हैं, इसी तरह ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ किस किस्म के जानदार रहते हैं। तो अब ये आप जो जानदारों को उसके एनवायरनमेंट के लिहाज से तकसीम करते हो ना, इस चीज़ को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायोजियोग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि आपको इवोल्यूशन के बारे में ये बहुत जो पुख्ता एविडेंस है ना, ये आपको यहाँ से मिला था, बायोजियोग्राफी से मिला था। इवोल्यूशन क्या है वो अगले चैप्टर्स में डिस्कस कर लेंगे, आपका आगे चैप्टर आएगा उसमें फिर आप देख लेना। अगर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कोई जानदार रह रहा है, वो अगर किसी दूसरी जगह चले जाए तो क्या वहाँ वो सर्वाइव कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जिस इलाके में वो रह रहा है उसका क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वेदर क्या है, रेन सिस्टम क्या है, इसी तरह वहाँ की ह्यूमिडिटी, एयर, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो उस जानदार को मुतासिर कर रही होती हैं। इसी वजह से अगर वो जानदार किसी दूसरी जगह पर चले जाए तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बर्फ़ानी इलाकों में जो जानवर या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा घने बाल होंगे। क्यों होंगे? ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सकें। तो अगर वो जानदार आप उठा के वो उनको रेगिस्तान में ले जाओ तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जिस्म उस लिहाज से बना ही नहीं है, उस एनवायरनमेंट के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप किस ब्रांच में पढ़ते हो? बायोजियोग्राफी में पढ़ते हो। अगली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये बायो की सबसे मॉडर्न ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो मुख्तलिफ प्रोसेसेस में। उन प्रोसेसेस के नतीजे में आपके पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। यूज़फुल प्रोडक्ट्स मतलब इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करोगे, उनके इस्तेमाल से आप यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाओगे जो कि इंसानियत की फलाह के काम आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इंसुलिन बनाते हो। अब इंसुलिन वैसे हमारे जिस्म में बनती है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, लेकिन अगर वो सेल्स काम ना करें तो इंसुलिन हमारे जिस्म में नहीं बनेगी। इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको आप आमतौर पर क्या कहते हो? शुगर की बीमारी कहते हो, डायबिटीज़। ठीक है, अब वो बीमारी आपको लाक हो जाएगी, उसके लिए फिर आपको इंसुलिन के टीके लगवाने पड़ेंगे। अब वो इंसुलिन कहाँ से बनेगी? वो आप इसी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बैक्टीरिया को लेते हो, उसके अंदर उसके जो जीन है उस जीन में तब्दीली लाते हो, उसमें अपनी मर्ज़ी का जीन डालते हो, तो उसके नतीजे में वो इसका कैपेबल हो जाता है कि वो आपके लिए इंसुलिन तैयार करे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है ये आपके हेल्थ में भी है, जिसकी एग्जांपल है कि अभी मैंने दी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं, ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। क्या हो? डिजीज़ रेजिस्टेंस, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखने वाले पौधे, डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाए हैं आपने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अच्छा, अब ये डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट्स हैं तो इनको बीमारियां नहीं होंगी, ये अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि वो बीमारियों के खिलाफ फाइट कर सकें। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके एग्रीकल्चर सिस्टम बेटर हो जाएगा, आपकी फसलों में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर आपने नेट पे वीडियोस देखी होंगी कि गन्ने के दरख्त में आपने बांस के जीन डाला तो वो अब गन्ना जो है वो बांस जितना लंबा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? हमारी फसल बेहतर हो गई। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस किसकी हैं? बायोटेक्नोलॉजी की हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं उनके ख़िलाफ़ आप उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह डील करते हैं, तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आपने ऐसे ही बैक्टीरिया बनाई है ना जिसको आप जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेटल्स की हाई मेटल्स, हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो हैवी मेटल्स आपके जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जानदार रहते हैं, उनके लिए वो बहुत ख़तरनाक है। तो अब उस पोल्यूशन को आप कैसे ख़त्म करते हो? आपने ऐसे बैक्टीरियाज बनाए हैं जिसको आप उसमें डालोगे तो वो बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह आप एनवायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने के लिए भी आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। अगली ब्रांच, लास्ट ब्रांच है जी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहते हैं मुआश को, मतलब आपके कारोबार से रिलेटेड जितने भी आप स्टडी करते हो वो आप इकोनॉमिक्स में करते हो। आप कोई कारोबार शुरू करते हो, उस कारोबार में आपको पहले इन्वेस्ट कितना है करना पड़ेगा,
आपको कितने अखराजात आएंगे, ठीक है, कॉस्ट कितना आएगा, फिर उसके बाद आपको मुनाफा कितना मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये जो नफ़ा नुकसान वाली बातें हैं ना, ये सब हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ना है, आप देखो, आप साइंसदान कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई नई क्रॉप बनानी है, ठीक है, कोई फसल नई बनानी है, न्यू क्रॉप। अब उन्होंने कोई सीड लिया, उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसके जीन्स में तब्दीली लाई, जिसके नज़र में आपके पास एक नई नस्ल के कोई पौधा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, इस दौरान उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, बहुत सारे पैसे उस पर लगाए हैं उस प्रोजेक्ट पर, वो सारे के सारे जो उन्होंने अखराजात किए हैं, उसके बाद जब वो उस सीड को मार्केट में बेचेंगे तो उन्हें कितना मुनाफा होगा, कितना उन्हें प्रॉफिट होगा, इस चीज़ को आप डिस्कस करते हो बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक हो गया। चले तो अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक एक करके, ताकि अगर कोई पॉइंट रह गए तो उन्हें भी डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा जी, बुक की तरफ देखें आप। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics and earth sciences. मतलब दूसरी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनके साथ क्लोजली लिंक्ड है, इसका ताल्लुक है उनके साथ। These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms. The following are a few examples of how biology is connected with other sciences. Biology का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है, नंबर वाइज आप देख लें। पहले है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सब्सटेंसेस पाई जाती हैं उनके जो रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, और उनके स्ट्रक्चर को आप बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हो। आगे एग्जांपल है द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगली ब्रांच है बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो रहे हैं उस चीज़ को आप स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स। अगली ब्रांच कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relationships. It involves analyzing biological data. Analyzing कहते हैं तज्जिया करना, जांच परख करना biological data such as sequence of amino acids in a protein. एक specific protein में किस तरह amino acids arrange हैं, इस चीज़ को आप biophysics में पढ़ोगे, computational biology में पढ़ोगे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद आता है biogeography. It deals with the study of the distribution of living organisms in different geographical regions of the world. मतलब living organisms को आपने उनके environment के लिहाज से divide करना है। The influence of climate. The influence of climate change on the distribution of living organisms is also studied in biogeography. मतलब climate change का, जाहिर है अगर जानदार एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो climate change आएगा ना, क्योंकि क्लाइमेट हर जगह तो सेम नहीं रहता। तो ये जो क्लाइमेट चेंज आया है इसका ऑर्गेनिज्म पर क्या असर हुआ है उस चीज़ को भी आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। बायोस्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रीट डेटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड जो आपके पास डेटा आया है उस पर आपने स्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं उसको समझने के लिए। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट इन हुकूमती सतह पर बने हुए हैं ना लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए, तो वो अपना काम कैसे सर अंजाम देते हैं, किसी ख़ास बीमारी के बारे में कैसे बताते हैं कि इस बीमारी से इतने लोग मरे हैं, इससे इतने % हैं चांसेस बचने के। तो ये सारा कुछ जो वो ग्राफ्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं वो बायोस्टैटिस्टिक्स में ही इसी ब्रांच का इस्तेमाल करके करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture and environmental management। ठीक है, हेल्थ में भी इसका रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट में भी है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी है। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बनाने के लिए, टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के मरीजों के इलाज के लिए। बायो इकोनॉमिक्स।
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करोगे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मुआश के लिहाज से। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की कोई नई वेराइटी बनाई, अब उसको बनाने के लिए जो अखराजात हुए और उसके बाद उससे जो प्रॉफिट हासिल होगा, इन सब बातों को आप बायो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक होगा कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, वो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए ये अल्लाह हाफिज़।